to the equilibrium of concurrent forces. मतलब ऐसे फोर्सेस जो कि एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो, ऐसे फोर्सेस को हम बेटा क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? नेट फोर्स इज जीरो। हमेशा आप ध्यान रखेंगे, वैसे इक्विलिब्रियम टू टाइप्स के होते हैं, एक आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम टू टाइप्स के होंगे बेटा, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इफ कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेशनल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टॉर्क। इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो देन इट इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अभी हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हमसे बात करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम शुड बी जीरो। तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम net force acting on the system should be zero, and for rotational equilibrium के लिए net torque should be zero। अब इसके क्वेश्चंस देखो किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं। ये हो गया T1 और यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन है T2। हमें क्या करना है? फाइंड T1 एंड T2। हमें बेटा यहाँ पर T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम T1 और T2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये सपोज दिस पॉइंट इज O, तो O पर लगने वाले फोर्सेस को हम लिख दें। देखो O पर कौन कौन सी फोर्स लग रहे हैं? टेंशन बेटा ऊपर की तरफ यहाँ T1, आपको बताया था टेंशन हमेशा कैसा फोर्स होता है? ये पुल करने की कोशिश करती है। यदि हम O का फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये O को खींचने की कोशिश करेगी। T2 की डायरेक्शन बेटा ये हो जाएगी, और एक टेंशन बेटा इस ब्लॉक की वजह से होगी, यहाँ रस्सी जुड़ी हुई है। मान लीजिए दिस टेंशन इज T3। तो T3 की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे? यदि हम 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बेटा, तो 2 kg में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा? 2g। टेंशन किधर है? क्या बेटा इसका कोई एक्सीलरेशन होगा? नहीं होगा। देखो रस्सी आपकी फिक्स्ड है, यदि स्प्रिंग फिक्स्ड है इसका मतलब इक्विलिब्रियम में, यदि इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स जीरो है, मतलब T3 इज इक्वल टू 2g, और g की वैल्यू बेटा 10 रख दीजिए, तो ये हो गया आपका 20 न्यूटन। कोई डाउट यहां तक किसी को? तो दोनों उधर से उठ के आ जाओ, वहां पीछे बैठे हुए हो। अब देखो हम क्या करते हैं, हमेशा टेंशन को या कोई भी फोर्सेस किसी डायग्राम में गिवन है तो उसे एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं। देखो T2 तो आपका एक्स डायरेक्शन में है, T3 है बेटा वो वाई डायरेक्शन में है। T1 के कंपोनेंट्स ले लें। ये बताओ क्या ये एंगल भी बेटा 30 डिग्री हो जाएगा? ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अलग से बनाना, जो ये डायग्राम है पहले के बाद ये डायग्राम अलग से बनाना। ये बेटा यदि T1 है तो ये देखो क्या हो जाएगा? T1 cos 30 और T1 sin 30। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? T1 cos 30, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? T1। इक्विलिब्रियम में इसका मतलब हुआ इस पर नेट फोर्स जीरो है। एक्स डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो है और वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो है। तो एक्स डायरेक्शन में T2 बेटा लेफ्ट साइड है,
और T1 cos 30 राइट साइड है, तो इन x डायरेक्शन T2 should be equals to T1 cos 30। ठीक, cos 30 का मतलब क्या हो गया, √3/2, तो √3 T1/2। हम y डायरेक्शन की बात करें बेटा, तो इन y डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ बेटा नेट फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर की तरफ T1 sin 30 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, T3 है। T3 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, T3 की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन, तो T1 sin 30 is 1/2 is equals to 20 न्यूटन, तो यहां से बेटा T1 is equals to T1 की वैल्यू बेटा इसमें रख दीजिए, तो T2 is equals to 40√3/2 और T2 is equals to 20√3 न्यूटन। अब बताओ इसमें किसी को डाउट हो, कहीं पर भी फ्री बॉडी डायग्राम में प्रॉब्लम हो, इक्वेशन में कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। जहां नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना तो उसके लिए अलग डायग्राम बनाना, उसी में मत कर देना, नहीं तो आगे आप लोग रिवाइज करोगे तो आप लोगों को समस्या होगी। हो गया। अच्छा, कॉन्करेंट फोर्सेस के क्वेश्चन को हम लेमिस थ्योरम की हेल्प से और भी किया जा सकता है। लेमिस थ्योरम सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब बॉडी पर 3 फोर्स लग रहे हो और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इसका मोशन किसी भी तरफ नहीं, इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें हम लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, देखो यहाँ पर 3 ही फोर्सेस है, कौन कौन से, T1 T2 एंड T3। पहले तो हम लेमिस थ्योरम को समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को उसके हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, सपोज किसी बॉडी पर 3 फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 एंड F3 एंड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ये सिर्फ कब एप्लीकेबल है, व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। सपोज F1 के सामने वाला जो एंगल है बेटा ये अल्फा है, F2 के सामने वाला एंगल बीटा है एंड F3 के सामने वाला एंगल गामा है। तो इफ या व्हेन 3 forces acting on a body is in equilibrium, then F1 upon sine of
अपोजिट एंगल, बेटा अपोजिट एंगल कौन सा है, अल्फा, इज इक्वल टू F2 अपॉन F2 के साइन सामने वाला एंगल कौन सा है, बीटा, इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। So if three concurrent forces are acting on a body, then body is said to be in equilibrium, and theorem के अकॉर्डिंग F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। अब हमें यदि इसके हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सभी एंगल्स का पता होना जरूरी है। यदि आप एंगल्स निकाल पाते हैं तो फिर आप इसके हेल्प से सॉल्व कर दीजिए। अब इस वाले डायग्राम को फिर से बनाते हैं। देखो बेटा इसमें T2 इस तरफ था, T3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये था बेटा T1, एंड दिस एंगल इज 30 गिवन। ये बताओ बेटा ये एंगल 90 हो गया, ठीक, ये 30 है तो ये एंगल बेटा कितना हो जाएगा, 150। ये एंगल 90 है प्लस 30 तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 120। देखो पहले डायग्राम में एंगल सभी को समझ में आ गए। तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू लेमिंग थ्योरम T1 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू T3 अपॉन साइन 150। एंड T3 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, T3 कितना था, 20 न्यूटन। T3 की वैल्यू पता है ना, 20 न्यूटन। तो T1 अपॉन साइन 90 क्या होता है, 1 इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 120। कन्वर्ट करना अब आप लोगों को आता होगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन 120 को क्या लिखा जा सकता है, 90 प्लस 30, ये क्या हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू T3 कितना है बेटा, यहाँ पर T3 इज 20, साइन 150, साइन 150 का मतलब क्या हो गया, साइन 90 प्लस 60, ये क्या हो जाएगा, cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, देखो T1 इज इक्वल टू 20 अपॉन 1/2 कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन। पहले भी T1 देखो कितना आया था, 40 था। T2 की वैल्यू निकालो, 40 इंटू √3/2, तो सेम आंसर आएगा विद द हेल्प ऑफ लेमिस थ्योरम। किसी को डाउट हो तो पूछ लो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व कीजिए। Find T1 and T2. चलो इसको देखो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो फ्री एंगल निकालना बहुत आसान है बेटा। ये यदि 60 है, ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया हमने, तो ये बेटा 30 हो जाएगा।
ये 30 है तो ये आपका 60 हो जाएगा। कोई डाउट? अब देखो T1 बेटा इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो देखो अलग से बना दे रहा हूं मैं। T1 बेटा इस तरफ है, ये दिस एंगल इज 30 डिग्री, और T2 ये दिस एंगल इज 60। तो T1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, जिसके साथ एंगल वो हमेशा क्या होता है, T1 का कंपोनेंट इस तरफ क्या होगा, कल आए थे बताओ। कितना क्या होगा, T1 का कंपोनेंट इस तरफ। क्यों बेटा सुन नहीं रहे हो क्लास में? वो इससे पहले वाला क्वेश्चन कैसे आपको समझ में आया? समझ में आया इससे पहले वाला आ गया, उसमें कंपोनेंट कैसे समझ में आ गया आपको? मैं इतने दिनों से क्या चिल्ला रहा हूं, कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं। पहली क्लास में भी ए के साथ कंपोनेंट लेना सिखाया था, इसके बाद ये भी बोला था कि बाहर की तरफ जा रहा हो तो कैसे, अंदर की तरफ आ रहा है तो किस अकॉर्डिंग, सुना था? कहाँ है बेटा ध्यान आपका? क्लास में ही हो? मैं शरीर से नहीं मन से भी कहीं और जा रहा दिमाग। फिर जब आपको कंपोनेंट नहीं पता, कम से हर एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा आपको, कल के भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए होंगे, आ गए? झूठ बोल रहे हो। जब आपको T1 का कंपोनेंट नहीं पता इस तरफ क्या होगा, तो आपको ना कल ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ना परसों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आज जो पढ़ाए आज भी नहीं समझ में आए होंगे। नहीं आया, इससे पहले का भी समझ में नहीं आया तो क्या मजीरा दे दे तुम लोगों को एक आध, बैठ के यहाँ पर भजन गाओ। भाई मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ और इसके बाद आप पूछ भी नहीं रहे हो, और सब कुछ समझ में आते जा रहा है, हर क्वेश्चन के बाद बोल रहा हूँ कि बेटा कोई डाउट कोई डाउट, सुन नहीं रहे हो। T1 sin 30, वेरी गुड। किस तरीके से बेटा ये सोचा आपने? तो बेटा ये एंगल इसी साइड के साथ तो ये 30 बन रहा है, तो कॉस क्यों नहीं आएगा इधर, साइन कहां से आ गया? जो बोल रहे हो तो दोनों अलग अलग नहीं है बेटा। क्या करो 11th में आके मार खाओगे, अभी से शुरू कर दूं? बैठ जाओ, मैं उल्टा सीधा बोलूंगा बहुत, फिर लगेगा बुरा। मैं डेली चिल्ला रहा हूं कि यदि आपको यहाँ कोई भी फॉर्मूले नहीं है, जो है कॉन्सेप्ट है 11th क्लास की फिजिक्स में, आपने सुना और ऐसे निकाल दिया, उसको नहीं देखा नहीं पढ़ा तो कोई फॉर्मूले है ही नहीं। वही चीजें बार बार रिपीट हो रहे हैं। जिसके साथ एंगल बनाते हैं वो हमेशा कॉस कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। ये T1 इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, तो इसका इस लाइन की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T1 cos 30, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, T1 sin 30। ये T2 इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, 60, तो इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, T2 cos 60, और इधर क्या होगा, मान लेते हैं यहां पर टेंशन T3 है, तो इस तरफ क्या हो जाएगी, T3। टेंशन की डायरेक्शन भी बार बार रिपीट करता हूं मैं, टेंशन हमेशा किधर की तरफ, पुलिंग फोर्स है तो बाहर की तरफ लगेगा। T3 हमें पता है बेटा, 2 kg का यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप, तो T3 बेटा ऊपर की तरफ 2 इंटू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए T3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 20 न्यूटन। अब क्योंकि ये कहीं मूव नहीं कर सकता है, तो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज 0, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज 0। ऊपर की तरफ देखो नेट फोर्स क्या लग रहा है, बताओ ऊपर की तरफ नेट फोर्स क्या है, गुनगुना ऐसा ना करो, थोड़ा कायदे से बोलो। T1 cos 30, एक फोर्स थोड़ी है, दो नहीं दिख रहे हैं, क्यों, तुम्हें एक ही फोर्स दिख रहा है, तो फिर दूसरा कौन बोलेगा? ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, बिल्कुल गधे हो गए, घर पे पड़े पड़े, क्या पढ़ा आप लोगों ने?
जोड़ना नहीं आता है क्या? ऐड तो करना आता होगा ना। तो ऊपर की तरफ दोनों फोर्स है तो ऐड नहीं हो जाएंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ फोर्स कितना है? T3। वाई डायरेक्शन तो जानते हो ना सभी। ये गुमसुम से बैठ जाते तो मन कर रहा है बांस उठा के सबको मारो। ऐसे कैसे पढ़ोगे? गुमसुम बैठ जाते हो जैसे मतलब पता नहीं क्या है, लाश की तरह बस पड़े हुए हो, ना कोई रिएक्शन देता है, ना हाँ बोलते हो ना बोलते हो। सेम आप क्लास में कर रहे थे। ऊपर की तरफ आपका T1 cos 30 ऊपर की तरफ है, T2 cos 60 ऊपर की तरफ है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है? T3। जुलाई से मैं आपको फिर से ये पढ़ाऊंगा, वेक्टर में एक बार फिर पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों ने तो कितने लोगों ने पढ़ा है वेक्टर घर पे? जब मैंने क्लास कराई थी उस समय कितने लोगों ने वेक्टर पढ़ा है? तुम तो बेटा स्टार्टिंग से ही क्लास कर रहे हो किसमें? और ये कौन, मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं अवतार लूं क्या भगवान के रूप में, अंतर्यामी बन जाऊं? बताओ, फिर मुझे कैसे पता चलेगा? क्लास कितने लोगों ने अटेंड की थी वेक्टर की? और इसमें समझ में कितने लोगों को आया? अबे तुम्हें ऐसे 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 क्या कर, दिमाग से सिंक्रोनाइजेशन भी नहीं है क्या तुम्हारा? वाह वाह। तो किसको नहीं आया तो हाथ ऊपर कर दिया? वहां वहां कुछ नहीं होगा भाई, फिर से एक बार पढ़ा दूंगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं बेटा, जो कॉन्सेप्ट में आप लोगों को समस्या है वो मैं फिर से पढ़ा दूंगा, लेकिन जो बताया जा रहा है वो तो सुनो। मैं डेली हर कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, तो उसको अच्छे से सुनो। और देखो चमत्कार नहीं हो जाएगा। अब ये समय उसमें चले जाओ कि पढ़ाई नहीं चल रही, स्कूल में नहीं चल रही, स्कूल में पढ़ाई नहीं चल रही, तो उससे कुछ नहीं होना है। तो 11th ऐसी पास कर दी जाएगी, आप अभी खुश हो लोगे। कंपटीशन एग्जाम कोई कैंसिल होता नहीं है, और किसी को कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो कंपटीशन देना ही पड़ेगा। आज 11th नहीं पढ़ोगे, अगली साल 12th भी नहीं पढ़ोगे, तो कंपटीशन के लिए फिर से पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, घर पे बहुत बढ़िया बिजनेस सेट है, अच्छे खासे मतलब लाखों रुपए महीने के आ रहे हैं, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। लेकिन मेरी क्लास में फिर ना बैठो, मतलब वेल सेटल्ड हो अभी से, करोड़पति वाला सीन है, तो आराम से घर पे बैठो। यहाँ आओगे क्लास में तो देखो पढ़ना पड़ेगा। मुझे तो मूड सनकता है, अभी तो ऐसा है, कोरोना के टाइम में मैं भी इतने समय से घर ही पे पड़ा हुआ हूँ। देखो बहुत समय से किसी को डांटा नहीं है, अब मिले हुए इतने दिनों बाद, और मैं बोल भी रहा था कि ऑनलाइन क्लास में तुम लोग जो मक्कारी के हो, ऑफलाइन में मैं सही कर दूंगा। बोला था ना कुणाल, तुम तो भी आते ही कितने थे, तुम एक अलग ही दुनिया में रहते हो। जो चीज नहीं समझ में आए पूछते जाओ। मैं फिर से फ्री बॉडी डायग्राम जुलाई में जितने भी कॉन्सेप्ट बार बार यूज हो रहे हैं वेक्टर्स में एक बार फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जितना समझ में आ रहा है एटलीस्ट समझते जाओ। देखो चैप्टर बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखा हूँ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स बताया जाए, आपका लॉज ऑफ मोशन खत्म हो गया। आप बुक उठा के देख लीजिए। मुश्किल से 6 लेक्चर का काम है आपको थ्योरी और हर के बाद एक न्यूमेरिकल कराना, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम इस टाइप का कुछ आपका सिलेबस में नहीं होता है। 11th का सिलेबस में यही सबसे बड़ी समस्या है कि आपको बोल दिया लॉज ऑफ मोशन, बस खत्म। अब लॉज ऑफ मोशन में ये भी नहीं लिखा रहेगा कि 2 ब्लॉक के क्वेश्चंस आएंगे, कि 3 ब्लॉक के क्वेश्चंस आएंगे कंपटीशन में, कि 6 ब्लॉक के क्वेश्चंस आएंगे। यदि लॉज ऑफ मोशन से ही आपका 1 ब्लॉक का क्वेश्चन सॉल्व होना है, उसी से 6 ब्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो सिलेबस बहुत वास्ट है 11th का। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों ने इस बार 10th का एग्जाम भी नहीं दिया है, और 10th में छोटी सी फिजिक्स थी, वो भी पढ़ी नहीं। हाँ पढ़ी होगी, एग्जाम हुए नहीं, अब तो उसमें तो पढ़ाई पढ़ नहीं रहे हो, बिना एग्जाम के पढ़ लिए थे। जैसे ही पता चला होगा कि भाई एग्जाम नहीं होने, खुश हो गए होगे। कोई दुखी हुआ कि इसमें से? कौन है जो दुखी हो गया बताओ? कोई दुखी हुआ एग्जाम कैंसिल होने पे? कोई भी हुए थे क्या दुखी? क्यों? मतलब क्या मन में ऐसा आया था कि तुम दुखी हो गए थे? कोई भी दुखी होगा मतलब
कहा तुम में तो कोई तो बताओ तो कौन दुखी था। देखो तुम्हारे मित्रों में से तो एक आध दो दिन खाना नहीं खाए होगे, फिर दखेड़ के खाए होगे और बाहर से और लेके आए होगे। या तो चलो पनीर बन जाती है, अब एग्जाम कैंसिल हो, कल से खेलने जाएंगे। ये सब बेटा ऐसी बातें तो ना करो कि नहीं हम बहुत दुखी हो गए थे, 3-4 दिन खाना नहीं खाए थे। अब देखो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो एक्स डायरेक्शन में देखो राइट डायरेक्शन में कितना फोर्स है, T2 sin 60। इतनी देर से चिल्लाने पर ये वही कहावत पे बात है। कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ, देखने के लिए यहाँ जरूरी है। भैंस के आगे बीन बजाओ, इसके आगे क्या है, भैंस पड़ी पगला है नहीं बे, पता भी नहीं होगा क्या होता है, समझते हो कि नहीं, समझा देने से। और देखो लेफ्ट डायरेक्शन में कितना बेटा T1 sin 30, नेट फोर्स 0। अब कोई इधर से खींच रहा है इधर से खींच रहा है, तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या, राइट फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट फोर्स। तो बेटा ये हो गया T2 sin 60 इज इक्वल टू T1 sin 30। तो T2 इंटू √3/2 इज इक्वल टू T1 इंटू 1/2। दो इक्वेशन है बेटा, दो अननोन है, सॉल्व कर दीजिए। T1 और T2 की वैल्यू जो भी आती है कितना है, T1 10√3 और T2 10। और भी बेटा सॉल्व करो, देखो यही आ रहा है, यही आया। आप में से कितने लोग कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, तो बेटा ऐसे पढ़ाई से कैसे काम चलेगा। और बाकी जो नहीं करना चाहते हैं वो क्या करना चाहते हैं, अरे बता दिया करो ना, सब तुम्हारे सभी मैथ्स में होंगे। और तुम्हें ऐसा तो नहीं कि मैं तुम मुझसे पहली बार मिले हो। क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्या 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 बिजनेस करोगे, चलो ठीक है। हाँ भाई तुम बिजनेस कौन और कौन सा इसको नहीं बोल, अरे ऐसे पूछ रहा हूँ, मतलब किसी को जैसे अभी जेई या फिर एमबीबीएस ये नहीं करना है, तो कुछ लोगों के लिए आईएएस करना है, किसी का अभी से कुछ और मन हो जाता है, सबके अपना अपना मन है।